हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला पर। फ्रेंड्स, वर्तनी का चैप्टर चल रहा था, उसका आज पार्ट 3 है। चलिए जल्दी से हम आपका जो है चैप्टर पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको वर्णों के लेखन में सावधानी के बारे में बता चुका हूँ और वर्णों के उच्चारण में सावधानी के लिए मैं स वर्ण का उच्चारण जो है होता है उसके बारे में बता रहा था। लेकिन वर्णों के लेखन में सावधानी के लिए एक र का प्रयोग जो होता है वो उ और ऊ दोनों के साथ हमें किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे र प्लस उ, अगर र के साथ उ की मात्रा हो, र के साथ उ की मात्रा हो तो हमें र का रूप जो है वो इस तरीके से लिखना चाहिए। यदि र के साथ ऊ की मात्रा हो तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए। शुद्ध रूप जो है वो इस तरीके से होता है। अगर र के साथ बड़े ऊ की मात्रा है और हम अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारी वर्तनी जो है गलत हो जाती है। तो ज़्यादातर इस रूप में भी और इस रूप में भी लिखी हुई आती है। इस रूप में और इस रूप में भी लिखी हुई आती है और बच्चे जो भ्रमित हो जाते हैं कि ये सही है या ये सही है। उसमें ज़्यादातर गलती करने का चांस रहता है और गलतियां कर बैठते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको वो बड़े डीपली हैं और बड़े गौर से आपको जो है देखनी है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, र का प्रयोग जो है रेफ रूप में, पदेन रूप में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं, भाग 2 में। ये नोट में मैंने लिख रखा है कि ऋ की मात्रा का प्रयोग र वर्ण, ऋ की मात्रा जो होती है, ऋ जो ऋषि वाला होता है उसकी मात्रा जो होती है जिसको हम इस तरीके से लगाते हैं, उसका प्रयोग हमें र के साथ बिल्कुल नहीं करना है, त्र के साथ बिल्कुल नहीं करना है और स्र के साथ भी हमें नहीं करना है। र के साथ तो इसलिए नहीं करना है तो वो भी ऋ जो है वो एक र का उच्चारण करती है और र पहले से ही र का उच्चारण कर रहा है। त्र में भी आप देख रहे होंगे भी एक संयुक्त वर्ण है और स्र में भी देख रहे होंगे भी एक संयुक्त वर्ण है। जैसे त्र में त प्लस र, इसमें र छुपा हुआ है। ऐसे ही स्र में स प्लस र, इसमें भी र छुपा हुआ है। जहाँ र है वहाँ ऋ कदापि नहीं आएगी। इस चीज को आप गौर रखें। अब फ्रेंड्स, वर्णों के उच्चारण में सावधानी, उच्चारण में सावधानी के लिए मैं बता रहा था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इससे पहले की वीडियो में भी और इसमें भी फिर मैं दोबारा से दोहराए दे रहा हूँ। जैसे स का प्रयोग उच्चारण के आधार पर जब हम करते हैं, यदि हम क से लेकर म तक करें तो हमें यहाँ पर ई का भ्रम होता है। ई का भ्रम होता है। यहाँ मैंने भ्रम इसलिए लिखा है कि ई का भ्रम होता है, ई वास्तविक रूप में नहीं होता। यदि हम क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक कहीं भी पहले स का प्रयोग करेंगे तो हमारे मुंह से जो उच्चारण होता है उसमें ई आता है, ई आता है। जैसे हम लिखते हैं स्काई, अब आप इसका उच्चारण करिए। स्काई नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ स अधूरा है, स्काई आएगा। ई स
स से पहले ही हमारे मुंह से उच्चारित हो रहा है, जबकि यहाँ वास्तविक रूप में ई नहीं है। जैसे स्कूल, यहाँ वास्तविक रूप में जो है ई नहीं है, लेकिन हम जब बोलेंगे तो हमारे मुंह से उच्चारित होते समय यहाँ ई का भ्रम होगा। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। यानी किसी भी स्पर्श व्यंजन के साथ हम स का प्रयोग करें, यानी स से किसी भी शब्द का स्टार्टिंग हो और स के ठीक बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता हो, वहाँ ई का भ्रम होगा, लेकिन ई नहीं होगा। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। और स का प्रयोग जो है हमें यदि य से ह तक करें तो कोई भ्रम नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। कोई भ्रम इसलिए नहीं होगा, जैसे चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे स्याही, स्याही लिखेंगे, यहाँ स से ही स्टार्ट होता है, न स के बाद कोई भी स्वर इसके साथ नहीं आएगा। जैसे स्याही, या हम रखते हैं मान लीजिए स्याही कर लिया, श्याम, इसी सा को नहीं, हम इस सा को ले लें तब भी श्याम, यहाँ भी हमें कोई भ्रम नहीं है। तीनों में से कोई सा भी सा हो, कोई भ्रम नहीं होगा। यदि हम स का प्रयोग व के साथ करें, स का प्रयोग व के साथ करें, व के साथ करें तो हमें कु या उ का भ्रम होता है। जैसे मान लीजिए मैं करता हूं व के साथ स्वागत, यहां स के उच्चारण से साथ साथ सु उ का उच्चारण साथ में आ रहा है, जबकि यहां उ है नहीं, स के साथ उ है नहीं, यहाँ स्वागत में उ का भ्रम हो रहा है। जैसे स्वप्न, स्वप्न में भी देख लीजिए व के साथ स का जैसे ही उच्चारण हुआ, यहाँ उ का भ्रम हो रहा है। इन चीजों को हमें देखना है। ये जो बोली होती हैं, भाषाई बोली होती, क्षेत्रीय बोलियां, वहाँ क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जो है होता है, लेकिन ये भ्रम होता है केवल, ऐसा इसके साथ नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं, जैसे ड और ढ का प्रयोग, ड और ढ का प्रयोग, ये क्या होता है, कोई भी शब्द, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो वहां पर ड का प्रयोग हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा। ड का प्रयोग, इस ड का, ये ड है, इसका प्रयोग कहाँ होगा, शब्द की स्टार्टिंग में। जैसे शब्द हम लिखेंगे स्टार्टिंग में इसका प्रयोग होगा। स्टार्टिंग के बाद कहीं भी जब प्रयोग हो तो ये अड़ जो है, ये वाला ड, ये पहले स्थान पर नहीं आएगा शब्द में, उसके बाद ये कहीं भी आ सकता है, उसके बाद ये कहीं भी आ सकता है। जैसे शायद आप
मेरे बोलने से, मेरे उच्चारित करने से ही सहमत होंगे, लिखना जरूरी नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ उसी चीज़ को आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ड का प्रयोग पहले स्थान पर होता है और ड का प्रयोग जो है वो पहले स्थान को छोड़कर कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख रखा है डमरू। डमरू में अगर हम इसको लिख दें तो हमारी वर्तनी गलत हो जाएगी। इसलिए पहले ये हमें ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इस ड का प्रयोग प्रथम स्थान पर ही होगा। हाँ, संस्कृत से कुछ शब्द आते हैं जिनमें जो है बीच में भी होता है, जो संस्कृत से आए हुए हैं उनमें बीच में भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो संस्कृत से आए हुए हैं और हिंदी के जो शब्द हैं उनमें ड का प्रयोग पहले ही होगा, उसके बाद कहीं भी ये हो सकता है ड का। जैसे डमरू, डमरू मैंने लिखा है यहाँ ड का प्रयोग पहले हुआ है। डकैत, डकैत में भी आप देख रहे हैं ड का प्रयोग पहले हुआ है। जैसे अब इस ड का प्रयोग है सड़क, सड़क पहले स्थान पे नहीं है। जैसे कि जाड़ा नहीं है, अब ऐसे ही हम लिखते हैं तड़प, तड़प। इस तरीके से भी हमें वहाँ वर्तनी लिखी हुई मिलेगी और हमें पेपर में जब इस तरीके की वर्तनी लिखी हुई मिलती है तो हम गलती कर बैठते हैं कि यही सही है और टिक कर देते हैं। ये गलत है। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पहले के बाद कहीं है तो यहाँ पर ये वाला ड होगा। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह अब बात आती है ढा और ढा का प्रयोग। ये भी सेम उसी की तरह ही होता है। इसमें ढ का प्रयोग प्रथम स्थान पर, ढ का प्रयोग शब्द में प्रथम स्थान पर होता है। और ये ढ है ड़ का प्रयोग प्रथम स्थान छोड़कर, जैसे आप देख रहे होंगे छोड़कर, यहाँ में छोड़कर में ये क्यों बनाया? प्रथम स्थान छोड़कर आया है ना, तो छोड़कर में ये ड आएगा। ये ध्यान रखना है, ड नहीं आना। छोड़कर, प्रथम स्थान छोड़कर कहीं भी हो सकता है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही ढ और ढ, ऐसे ही ढ और ढ का प्रयोग है। कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं डमरू, डमरू, ये बिल्कुल सही लिखा है। क्यों लिखा है? मैंने र के बाद ऊ की मात्रा ये ऐसे क्यों ली? जैसे कि मैंने अभी बताया था, र के साथ ऊ, और ऊ का प्रयोग हमें कैसे करना है? यहाँ बड़ा ऊ है, रू बड़ा ऊ है, इसलिए हमें इस तरीके से लिखना है। ड से स्टार्ट हुआ है सब, तो हमें इस ड का प्रयोग करना है। जैसे हमने लिखा डमरू। अब हम लिखते हैं ढक्कन, तब भी हमें यही आएगा, ढक्कन। देखा होगा, बच्चे पढ़ते हैं वर्णमाला में डा ढक्कन, उसी तरीके से। अब हम लिखते हैं, मान लीजिए
डमरू, ढक्कन। जैसे हम लिखते हैं अवागढ़, अवागढ़, राजगढ़, इसमें इसका प्रयोग हुआ है। क्योंकि प्रथम स्थान के बाद आया है गढ़, गढ़ का प्रयोग में इसका प्रयोग हुआ है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है और ध्यान रखने की चीजें हैं। अगर हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं तो हमारी वर्तनी गलत हो जाती है और थोड़े से पॉइंटों से चूक जाते हैं परीक्षा में। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि वर्तनी में जैसे कि अनुस्वार, चंद्र बिंदु और पंचमाक्षर, ये होता है अनुस्वार, ये होता है चंद्र बिंदु, और पंचमाक्षर होते हैं जैसे य, अ, न, म, ये पंचमाक्षर होते हैं। ये होते हैं पंचमाक्षर, ये होता है चंद्र बिंदु, ये होता है अनुस्वार। इन तीनों का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं? जैसे मान लीजिए अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में, अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा, संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा तथा पंचमाक्षर के लिए होता है। संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा तथा पंचमाक्षर के लिए होता है। जैसे संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है, जैसे मान लीजिए पंडित, पंडित, अब आप यह देख रहे होंगे पंडित ही मैंने क्यों लिखा कि पंडित में ये ड है, जबकि मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि ड का प्रयोग पहले स्थान पर होता है और ढ का प्रयोग पहले स्थान के बाद कहीं भी हो सकता है। यहाँ ड का प्रयोग इसलिए हुआ है कि ये संस्कृत भाषा का है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यदि कोई शब्द संस्कृत भाषा से आया है, क्योंकि संस्कृत से पाली, अपभ्रंश, अपभट्ट, प्राकृत, इन सभी से गुजरते हुए हिंदी बनी है, तो जो संस्कृत से ही इसका जन्म है हिंदी का सही मायने में, तो संस्कृत से बने हुए शब्द जो हैं वो हिंदी में आके परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसी का ध्यान रखना है कि ये जो संस्कृत के शब्द हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे ये पंडित है, मैंने लिखा, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग जो है हुआ है। संस्कृत भाषा में पंचमाक्षर के लिए, संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा तथा पंचमाक्षर के लिए होता है, और हिंदी भाषा के शब्दों में, हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें क्या है कि शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राएं, जैसे मैंने लिखा है ए, ई, ए, आई, ओ, औ, जो शिरोरेखा से ऊपर, शिरोरेखा होती है ये किसी भी वर्ड को बनाने में, ये ऊपर जो रेखा लगाते हैं, जैसे क मैंने बनाया, क के ऊपर जो मात्रा लगी है, ये जो रेखा लगी है, इसे हम शिरोरेखा बोलते हैं। और शिरोरेखा के ऊपर वाली जो मात्राएं होती हैं उनके साथ जो प्रयोग होता है उसको जो है हम पंचमाक्षर के उसमें करते हैं सब हिंदी शब्दों में। जैसे यहाँ पर अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे संयम, संयम, गंगा में क्यों। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि संस्कृत भाषा में अंग की मात्रा तथा पंचमाक्षर के लिए होता है। संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं, जैसे संयम, संयम है संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके साथ यहाँ पर अंग के प्रयोग के लिए
इसको जो अंग की मात्रा के रूप में लिया गया है अनुस्वार को। जैसे ये गंगा है, अगर गंगा को हम इस तरीके से लिखें तब भी ये सही है। गंगा को अगर हम इस तरीके से लिखें तब भी ये सही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पंचमाक्षर के प्रयोग में ली गई है। यहाँ पंचमाक्षर के लिए लिया गया है इसको, यहाँ इसको हटा दिया पंचमाक्षर को और इसके स्थान पर इसको हमने रख दिया। ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हैं कि शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं के साथ होता है, वो कहाँ होता है, हिंदी के शब्दों में। जो हिंदी के शब्द लिखे जाते हैं उनमें जैसे आप देख रहे हैं कि एक ही मात्रा है, इसके साथ इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे आई के साथ भी हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं आप क्यों में ओ के साथ हुआ है। तो ये हिंदी में जो है शिरोरेखा के ऊपर की जो मात्राएं होती हैं उनके साथ इसका प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु, जैसे आप देख रहे हैं कि चंद्र बिंदु हिंदी शब्दों में अंग की मात्रा के लिए शिरोरेखा के नीचे वाली, हिंदी के जब शब्द लिखे जाते हैं और शिरोरेखा के नीचे वाली जो मात्राएं होती हैं, जैसे कि आ, ओ, ऊ और री, ये जो मात्राएं होती हैं, जिस भी शब्द में ये मात्रा लिखी होगी और वहाँ से हम जो है जब हमारे मुंह के उच्चारण में न या अंग की ध्वनि उच्चारित होती है तो वहाँ पर हम जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं बांध, बांध में यहाँ शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है, न कि ऐसे। सबसे बड़ी गलती करते हैं, ऐसे भी हमें लिखा मिलेगा, ऐसे भी लिखा मिलेगा। और हम ज़्यादातर जो है देख रहे हैं कि परीक्षा में बच्चे जाते हैं और उन्होंने ये बांध लिखा हुआ देखा और उसको गुड कर दिया, यानी इसका गोला काला कर देंगे। ये आपका पॉइंट तो जाएगा ही, इसके साथ साथ ये अपने अच्छे को भी लेके जाएगा, माइनस में कर देगा आपको। ये ध्यान रखना है। जैसे मुँह, मुँह को हमें ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखा हुआ होता है, इसको सही कर देते हैं। हमें ऐसे नहीं लिखना है। अगर ये सही है, ये गलत है। यदि शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा है तो उसके साथ हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। जैसे बांध में, मुंह में, ऐसे अगर हम लिखें आंधी, आंधी, तो ये सही है। हाँ, कभी कभी एक मिस्टेक भी हो जाती है, ये भी लिखा होगा और ये भी लिखा होगा। अब बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये लिखा तो सेम ही है, इसमें सही कौन सा है। सही ये है, क्योंकि मैं आपको बता चुका था पहले ही कि शिरोरेखा को कहाँ तोड़ा जाता है और कहाँ नहीं तोड़ा जाता है। इसके लिए आप मेरे पीछे की जो आप वीडियो हैं बर्तनी की, उनको आप देख सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। जिस वर्ड में घुमावदार वर्ड हो वहां पे जो है शिरोरेखा तोड़ के चलते हैं। अ के साथ, अ में भी ऐसा ही होता है और घुमावदार वर्णों, तो हमें जो है ये आंधी सही होगा। एक ऐसे भी आ सकता है आंधी, एक ऐसे भी आ सकता है आंधी। कौन सा सही करेंगे, हमें विशेष ध्यान रखना है, ये हमारा सही होगा। ये सही अगर हो जाता, यहाँ अगर ये शिरोरेखा टूटी हुई होती तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। चंद्र बिंदु तक का मैंने आपको जो बता दिया। अब हम आपको जल्दी से बताते हैं पंचमाक्षर के बारे में। ये हमारे 5 वर्ण जो होते हैं इन्हें अनुस्वार, अनुनासिक या पंचमाक्षर बोलते हैं। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं और स्पर्शी व्यंजन होते हैं और ये जो है हर वर्ग के पंचम स्थान पर बैठे होते हैं। जैसे क में 5वें स्थान पर ये होगा, च में ये,
ट में ये, त में ये, प में ये। अब यहां पर इसका उच्चारण कैसे होता है? होता तो अनुस्वार के ही रूप में है, लेकिन होता कैसे है? जैसे मान लीजिए गंगा, कंगन, कंठ। यदि इसको हम सही मायने में लिखें, इस अनुस्वार को मैं हटा दिया जाए, इस अनुस्वार को यदि हटा दिया जाए, तब हम इसको अगर सही लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? गंगा, कंगन। इस कंठ को हम लिखेंगे इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे कि ये ठ के बाद ये अणा क्यों आया? अणा इसलिए आया कि ये जो ठ है, इसका ही पंचमा अक्षर इसी के वर्ग का इसके साथ आके बैठेगा। इसके साथ आकर के कौन सा बैठेगा? इसी की। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पंचमाक्षर में यदि क से स्टार्ट होता है या ख से या ग से या कहीं से भी स्टार्ट होता है, यदि हमें ध्यान ये रखना होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं डंडा, अब यहां पर ये क्यों आया? क्योंकि जिसके ऊपर हमें आसीन करना है, जिसके ऊपर हमें आसीन करना है, यानी आधा वर्ड जो है वो कहाँ जाता है? अपने से आगे वाले के साथ। और अपने से आगे वाला उसी वर्ड का हो, ये पंचमाक्षर की इसकी जो है एक खूबी है कि ये अपने वर्ग के अलावा किसी दूसरे वर्ग के वर्ड के साथ नहीं बैठेगा। ये जो है क से लेकर के क, ख, ग, घ, इनमें से अगर कोई भी, जैसे कंघा, कंघी मान लीजिए या कंघा मान लीजिए, इस तरीके से मैंने कंघा लिख दिया। अब यहाँ बीच में जो अनुस्वार के तौर पर यहाँ आके बैठा है, ये कौन सा वर्ड है? हमें अगर ये पता करना है तो हमें ये आगे वाले वर्ड को देख लेना चाहिए कि घा है, तो यहाँ पर निश्चित ही हमारा ये वाला होगा ङ, क्योंकि इससे आगे आने वाला जो है वो क्या है? घ और क वर्ड का, क वर्ग का है, तो क वर्ग वाला ही पंचमाक्षर यहाँ बैठेगा। ऐसे ये ठ है, ये ठ है, ये ट वर्ग का है, तो यहाँ ट वर्ग वाला ही बैठेगा। ग है, क वर्ग का है, यहाँ क वर्ग वाला ही बैठेगा। ग है, क वर्ग का है, यहाँ क वर्ग वाला बैठेगा। जैसे ये ड है, और ड जो है ट वर्ग का है, और ट वर्ग में आता है अणा, तो ये अणा ही यहाँ बैठेगा। ये पंचमाक्षर जो है इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, और पंचमाक्षर से ही पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु से वर्तनी का कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसका कुछ पार्ट और बचा है, वो मैं अगली वीडियो में क्लियर करा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोगों को भी देखने में और मुझे अपलोडिंग करने में दिक्कत होती है। तो आपका प्यार बना रहे। हाँ, एक चीज़ मैं फिर भी कहूँगा, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर समझ में ना आए या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग जो है सहमत हैं या नहीं हैं। अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगे तो बुरा कमेंट कीजिए। जो भी लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।